नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं यूपी एपीयू की। आज हम लेके आए यूपी एपीयू के साथ लिए आपके पास एक क्वेश्चन सब्जेक्ट। देखो, यूपी एपीयू के लिए आपको जीके पढ़ना होता है, हिंदी ग्रामर पढ़ना होता है, वो पढ़ ही रहे। साथ साथ मेजर एक्ट में आपको आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पढ़ना, वो भी आप पढ़ रहे हैं। इसके साथ आपके पास पुलिस रेगुलेशन भी है और पुलिस एक्ट भी है। देखो, जब भी आप पुलिस रेगुलेशन पढ़ो, देखो है तो लेंदी, लेकिन अगर उसको सीआरपीसी के साथ पढ़ोगे ना तो एंजॉय करते पढ़ोगे और वो जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। आपको पुलिस रेगुलेशन एक्ट जो है वो एक नॉवल की तरह पढ़ना है। नॉवल की तरह पढ़ेंगे ना तो वो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जो इसके वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, जो पैरा है वो आप उसको याद कर लें, तो आपका प्री क्लियर अच्छे से निकल सकता है और मैन भी निकल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन सारे प्रैक्टिकल हैं। इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए बनती है कि जब आप एपीयू बनते हैं तो एपीयू के अंदर जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो दो लोगों की जरूरत होती है, एक होती है आपकी और एक होती है पुलिस की। अब पुलिस अगर कुछ कमियां कर दे तो आपको ठीक कराना होता है, इसलिए आपको ये एक्ट पढ़ाते हैं, राइट। तो इसके लिए आपके पास होगा, सबके पास डायरेक्ट होगा, बुक होगी जो भी अवेलेबल है। तो हम बात करें पुलिस रेगुलेशन की। इसके अंदर टोटल पार्ट 4 है, यानी इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और 4 पार्ट को बिल्कुल सीआरपीसी की तरह चैप्टर 37 में डिवाइड है, यानी 4 पार्ट को 37 चैप्टर में अपन ने डिवाइड कर रखा है। और उसके साथ ही साथ आपके पास है इसके अपेंडिक्स, जो बोलते हैं ना शेड्यूल कितनी है, इसके अंदर 5 है। और इसके अंदर टोटल पैरा कितने हैं? इसके अंदर टोटल पैरा है 554, 554 टोटल पैरा है इसके अंदर 554। इतना बड़ा है लेकिन है बहुत अच्छा। जब आप पढ़ोगे ना आपको लगेगा नहीं तो सब कुछ प्रैक्टिकल है, इसमें तो कुछ ऐसा नया कुछ है ही नहीं, है ना। तो चलिए आप अपना ओपन कर लीजिए। सबसे पहले देखो, जब भी आप कोई कानून पढ़ने बैठो उसका ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। कई बार आपको लगता है ये सब याद करने से क्या होगा बेटा, कई बार इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं प्री के, तो आपको याद हो जाएगा। सेकेंड जी, आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अरे वाह मैं कर सकता हूँ, अरे ये तो मैंने किया है, मेरे से हो सकता है। तो जब कभी भी आप किसी चीज का चैप्टराइजेशन कर लेते हैं तो उस चैप्टराइजेशन से आपको बेनिफिट ही मिल जाता है कि उससे आधा टेंशन खत्म हो जाता है। आपको ये लगने लग जाता है अरे वाह मुझे तो काफ़ी सारी चीज़ें भी याद हो गई इसके अंदर, अब तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से कर सकता हूँ। तो ये आपको वहाँ बेनिफिट देता है। जब भी किसी का चैप्टराइजेशन करते हैं वो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करता है कि मुझे कितना आता है कितना नहीं। तो ये देखते हैं पार्ट नंबर 1। इसका जो पार्ट 1 है वो बताता है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स। जितने भी पुलिस रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, स्टेट हेडक्वार्टर से लेके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेके ब्लॉक लेवल तक और विलेजेस लेवल तक जितने भी आपके ऑफिसर्स हैं उन सबकी हम यहाँ पे बात करेंगे, उनकी ड्यूटीज देखेंगे और उनके फंक्शंस देखेंगे। तो नंबर 1 आता है आपके पास पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स 1 to 96A, और जिसके अंदर हमारे पास कितने चैप्टर है, तो उसके अंदर हमारे पास है चैप्टर नंबर 1 to 9, यानी 9 चैप्टर इसने लिखे रखे हैं, यानी पार्ट को चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। देन उसके बाद आता है पर्टिकुलर ड्यूटीज होगी, विशेष ड्यूटीज होगी, जो कि पैरा हमारे 97 से 395, मतलब लगभग यही आपका कंप्लीट कर देता है। जिसके अंदर आपके चैप्टर से 10 से लेकर चैप्टर है 28 तक, यानी मैंने कहा लगभग यही कंप्लीट कर देता है। तो ये आपके चैप्टर 10 से लेकर 28 तक है आपके, ठीक है। ठीक वैसे ना एविडेंस एक्ट 3 पार्ट है, उसको चैप्टर्स पे डिवाइड कर रखा है। ठीक वैसे ही जैसे आर्बिट्रेशन है वो पार्ट्स पे डिवाइड है, फिर उसके अंदर चैप्टर्स हैं। एसआर है वो भी पार्ट्स पे डिवाइड है, उसके अंदर चैप्टर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स पे डिवाइड है, उसपे भी चैप्टर्स है। तो ऐसे बहुत सारे कानून है हमारे पास जो पार्ट्स पे डिवाइड है, पार्ट्स के अंदर चैप्टर्स है, देन सेक्शंस, पैरा, आर्टिकल, सब अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। पार्ट 3 कहता है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, आंतरिक प्रशासन कैसे किया जाएगा। तो पुलिस रेगुलेशन एक्ट में इसका आपका थोड़ा कम रोल रहता है, क्योंकि उनका अंदर की बातें यहाँ वाली चीजें आपके लिए ज्यादा काम की रहेगी। 396 से 326 कहता है आपके पास, इनको डिवाइड कर रखा है चैप्टर 29 से 34 में। यहाँ पे है चैप्टर 29 से 34, ठीक है। ये आपके चैप्टर से इसके। और देन हम ट्रेनिंग करवा देते हैं। पैरा आपके पास है 5 to 7 से 5 और इसमें 3 ही चैप्टर 35 से 37, इसमें 3 ही है 35 से 37। जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मैं देखा अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो बिल्कुल अपने सीआरपीसी जैसा है। इवन तो उसके कहीं सारे ऐसे प्रोविजन है जो सीआरपीसी की तरह है। तो मैंने कहा आप लोग ऐसे ही डरते हो पुलिस रेगुलेशन को लेके, तो बहुत ईजी है, इसको ले लो अपने साथ सीआरपीसी को खोलो, दोनों को बैठ के पढ़ लो, अपना टारगेट बनाओ कि समय आपके पास कम है ना, और आप कैसे करोगे तो आप उसको डिवाइड कर लो कि 10 चैप्टर मैं आज पढ़ूंगा, 10 चैप्टर कल पढ़ूंगा, 10 चैप्टर परसों और 10 बचा कुचा 7 चैप्टर तरसों, यानी 4 डेज में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। जब मैं पढ़ने बैठूंगा तो मैं क्या करूंगा, चैप्टर 1 लिखूंगा, फिर उसके अंदर जितने पैरा उनको लिखते जाऊंगा, यानी मैं सिर्फ पैरा के टाइटल्स लिखते जाऊंगा, रीडिंग करते जाऊंगा, टाइटल्स लिखते जाऊंगा, रीडिंग।
ताकि मेरे पास इसका इंडेक्स तैयार हो जाए। इसको कहते हैं सिटिंग पार, क्योंकि जब तक हमारे पास सिटिंग पार नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम कोई चीज़ कंटिन्यूस में पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, तो हमें समझ में भी आ जाती है और हमें याद भी हो जाती है। हम चैप्टर 1 आज पढ़ रहे, 4 दिन बाद चैप्टर 2 पढ़ रहे, 10 दिन बाद चैप्टर 3 पढ़ रहे, वो चला जाता है और हम भी इरिटेट होते हैं। एक बार प्रैक्टिस करके तो देखोगे 4 डेज में आपको उसको रीड करना है, रटना नहीं है। बट इसके टाइटल लिखने हैं, रीडिंग करना है, टाइटल लिखने हैं, रीडिंग करना है, ऐसे करके आपको कंटिन्यू करना है। फिर 4 डेज बाद एक दिन का ब्रेक लें, मतलब दूसरा सब्जेक्ट भी साथ साथ पढ़े, फिर वापस 4 डेज में इसको करें। ऐसे करते करते अगर आपको चीज़ को 3 to 4 टाइम कर लेते हैं, वो चीज़ें वैसे याद हो जाती है। नॉट ओनली पुलिस रेगुलेशन एक्ट, इंडिया का कोई भी कानून पढ़ने का ये एक ही वे है कि कैसे आपको उस लॉ को पढ़ना है, ठीक है। और जब वो चीज़ बार बार पढ़ते हैं बेटा, वो वैसे भी समझ में आ जाती है ना। फिर आते अपने पास तो आ गए पार्ट नंबर 1 के, तब आपके पास ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स आती हैं, सेकंड पर्टिकुलर ड्यूटीज आती है, थर्ड इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आता है, और फोर्थ में हम इनको ट्रेनिंग दे देते हैं, जो कि स्टार्ट होता है 1 से खत्म होता है 554 पर। चैप्टर नंबर 1 कहता है, चलो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को ले आते हैं, सुपीरियर ऑफिसर आ जाते हैं। इस सुपीरियर ऑफिसर्स की मैं बात करूं बेटा, तो अपने सीआरपीसी में पढ़ते हैं। सुपीरियर ऑफिसर कहाँ पढ़ते हैं? चैप्टर नंबर 4 में पढ़ते हैं। पढ़ते नहीं पढ़ते? तो देखो ये सुपीरियर ऑफिसर, अब इसीलिए मैंने आपको कहा सीआरपीसी साथ लेके बैठो, बिल्कुल सीआरपीसी जैसा चलता है। तो सीआरपीसी के सुपीरियर ऑफिसर पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर, और आता है सेक्शन 36। वैसे तो चैप्टर है 36 से लगा के 40, पर सुपीरियर ऑफिसर सेक्शन 36 है। फिर एड टू मजिस्ट्रेट एंड पुलिस से जो 36 से 40 तक आता है। देन आते इसमें है पैरा आपके 1 to 78। फिर आता है आपके पास रिजर्व इंस्पेक्टर आ जाएगा, सब इंस्पेक्टर साहब आ जाएंगे आपके 18 से 24। फिर आ गए हमारे पीपी साहब। टू यू आर ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये देखो यहाँ पर भी पीपी साहब आ गए, और पीपी साहब के सबऑर्डिनेशन भी आ गए। मैं कह रही हूँ ना, सीआरपीसी पूरा आपके साथ साथ चलने वाला है यहाँ पे, लेकिन आपको सीआरपीसी के साथ साथ इसको भी तो याद करना है। सीआरपीसी सेक्शन नंबर 36। फिर आ जाता है आपके पास पीपी साहब आ जाते हैं, सीआरपीसी 2U, तो आधा तो ऐसे क्लियर कर देंगे आपके सेक्शन नंबर 24। ये पीपी साहब आपके लिए काम का है, आपका परमिशन हो कि आपको पीपी भी बनाया जा सकता है बेटा आपको। देन आता आपके पास 4 सर्किल इंस्पेक्टर को बुला के ले आओ, काम करेंगे 40 से लेकर 42 तक काम करेंगे। और देन आता चैप्टर 5 कहता है ऐसा ही सब इंस्पेक्टर, शॉर्टकट में ऐसा लिखा, सब इंस्पेक्टर एंड सिविल पुलिस ऑफिसर को ले आए, जो है 43 से 64। तो सुपीरियर साहब आ गए, रिजर्व साहब आ गए, पीपी साहब आ गए, सर्किल साहब आ गए, और सिविल पुलिस ऑफिसर भी हमारे पास आ गए। और देन आता नंबर 6 लॉ आर्म्स पुलिस ऑफिसर, इनको भी ले आओ, ये भी हम पढ़ते हैं। आर्म ऑफिसर के कमांडेंट को बुलाओ, वो अपने अपने काम करेंगे 65 से 72, और दोनों सेम में। पहले आर्म पुलिस ऑफिसर को लेकर आओ, आर्म्स वालों को, और देन उनको ट्रेनिंग दे दो 73 से 78 तक। और देन आता माउंटेड पुलिस आ जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं आपके सवार पुलिस। कैसी पुलिस? सवार पुलिस, इसको बोलते हैं माउंटेड पुलिस। 79 से 88 ये भी पुलिस आ गई। और देन विलेज पुलिस, सबसे छोटी लेवल की स्तर से, मतलब बड़े से लेकर छोटे तक सबके आ गए। तो ये आ गए आपके पास माउंटेन पुलिस 79 से 88, और देन विलेज पुलिस 89 से 96 तक। यानी आपने क्या देखा कि सबसे पहले जो हमारा पार्ट था, जिनको चैप्टर 1 से 9 में डिवाइड किया गया, उनमें पहले सारे पुलिस ऑफिसर ले आए। ठीक वैसे ही जैसे कि सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 2 क्रिमिनल कोड्स ऑन देयर ऑफिसर्स, तो सबसे पहले जब हम घर बनाते हैं तो उसका नक्शा तैयार करना होता है, कौन कौन रहेगा वो सब डिसाइड करते हैं। इन्होंने भी एक किया, तो आप आराम से आज के दिन चैप्टर 1 से 9 को अच्छे से रीड कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बस ये इसमें हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं, कौन किसे अपॉइंट करेगा, कैसे करेगा, किन से पूछ के करेगा, यहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं आगे, और पार्ट नंबर 2 कहता है हमारे पास, और वो कहता है पर्टिकुलर ड्यूटीज। तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट जो है खत्म होता है 1 से लेकर के 9 तक। 10 में करते हैं, चलो थाने में रिपोर्ट करें। थाने में की गई रिपोर्ट का क्या इफेक्ट रहेगा? थाने में रिपोर्ट करते हैं, जिसे हम FIR कहते हैं, पुलिस रिपोर्ट भी बोलते हैं उसको भी। ये पैरा 97 से 103 तक। जैसे ही हम रिपोर्ट करते हैं वैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट, तो वहां हमारे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। कहाँ पे लिखा हुआ है बेटा? चैप्टर नंबर 12 सीआरपीसी, है ना, सेक्शन नंबर 154 से 176 तक। तो पुलिस को थाने में रिपोर्ट करते हैं, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है 97 से 103 और 104 से 128। तो क्रिमिनल मैटर्स और क्रिमिनल चीजें हमेशा इजी होती है, क्योंकि वो रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलती रहती है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, और देन इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार की, पोस्टमार्टम भी आ गया यहाँ पे, और उसके साथ साथ ही हमारे पास 3 चीजें, एक तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, एक हमारे पास पोस्टमार्टम है, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ए वाउंडेड पर्सन, जो घायल व्यक्ति उनका हम ट्रीटमेंट भी करवाएंगे 129 से 146। इसी इंक्वेस्ट रिपोर्ट की मैं बात करती हूँ, तो सीआरपीसी में कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन नंबर 164 में पढ़ते हैं।
है ना। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया आपके पास। यहाँ पे आता है पंचायतनामा, एक होता पंचनामा, एक होता पंचायतनामा। तो आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन है व्हाट डू मीन पंचनामा, वही है जब इंक्वेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर होती है तो 5 और मोर देन 5 मतलब मिनिमम 5 लोगों के द्वारा जो सिग्नेचर किए जाते हैं इंक्वेस्ट रिपोर्ट पर, तो उसको बोलते हैं पंचनामा। ठीक है, तो यहाँ पे पंचनामा की जगह क्या लिखा है, पंचायतनामा, शव परीक्षा घायल रिपोर्ट। तो ये आता है आपके पास इंक्वेस्ट है पोस्टमार्टम में। मैं जब पोस्टमार्टम की बात करती हूँ तो मैंने एलएलएम किया था, तो मेरा रजिस्ट्रेशन जो था पोस्टमार्टम पे था, तो मैंने उसको थोड़ी मेहनत करके किया था। मैंने अपनी स्टडी काफ़ी मेहनत से की, तो बाकायदा मैं पुलिस थाने गई थी, वहाँ से मैंने देखा कि भाई कौन सी चीज़ का पोस्टमार्टम हुआ, कौन सा ऐसा मैटर है। फिर वहाँ से संबंधित हॉस्पिटल गई थी, फिर वहाँ से उसकी रिपोर्ट निकाली, उस पर रिसर्च किया कि भाई उनमें किन किन चीज़ों को देखा जाता है। तो ये चीज़ें कई बार हमारी लाइफ में जब डीप स्टडी की भी होती है कॉलेज लेवल पे, तो कई बार हमारे पास काम की भी होती है ना। तो 12 में इंक्वेस्ट करवा दी, पोस्टमार्टम घायल लोगों का अपने इलाज कराना है 129 से 146। और देन आता है आपके पास अरेस्ट बेल इन कस्टडी, कैसे दी कस्टडी। देखो फिर से ये देखो इंक्वेस्ट भी हमने पढ़ा है 174, अरेस्ट बेल चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 33। पता है जब भी मैं पढ़ाती हूँ ना सीआरपीसी में हमेशा कहती हूँ कि ना 5 और 33 को साथ में पढ़ते हैं। 5 में हम अरेस्ट करते हैं और 33 में आपको बेल बॉन्ड पे छोड़ देते हैं। बिल्कुल यहाँ पर भी यही कहा इन्होंने कि देखो अरेस्ट ऑफ बेल और देन कस्टडी, अरेस्ट करो बेल पे छूटता तो वेल एंड गुड, नहीं तो कस्टडी में डाल दो। जब कस्टडी की बात आती है बेटा तो कस्टडी 2 टाइप की आपने सुन रखा है, एक होती है पुलिस कस्टडी, एक होता है जुडिशियल कस्टडी। फिर मैं आपको तीसरी कस्टडी बताती हूँ जो सीआरपीसी सेक्शन 167 में दी गई है, जहाँ पे महिलाओं को भेजा जाता है ना, रिमांड होम में या फिर किसी मान्यता प्राप्त मनाई निकेतन के अंदर, वो भी कस्टडी है। फिर फोर्थ बताती है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, अगर आपने सुन रखा हो तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर प्रोटेक्टिव कस्टडी दे रखी है। सेक्शन नंबर 9 के सबसेक्शन नंबर 4 पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि अगर कोई बंदा जो है आपको लगता है कि मेजर है मजिस्ट्रेट उसकी हियरिंग कर लेता है और हियरिंग के दौरान उसको पता चलता है ये तो बच्चा है, तो क्या करेंगे, तो उसको जो है एक बार भेज देंगे प्रोटेक्टिव कस्टडी में। तो प्रैक्टिकली और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास किस तरह की कस्टडी हो गई, 4 हो गई। तो अगर आपसे पूछे कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टडी क्या समझते हो, तो आप कहेंगे हाँ मुझे कस्टडी के बारे में पता है, क्योंकि अब तक आपने सुना एक पुलिस कस्टडी होती है ना, एक जो आपकी जुडिशियल कस्टडी होती है, फिर कहता सर एक तो महिलाओं के लिए 167 में ही दे रखा है, महिलाओं के लिए वो हमारे पास रिमांड होम को भेज सकते हैं या उनको महिला सुधार गृह में भेज सकते हैं। उसके साथ साथ जुवेनाइल जस्टिस में जो बच्चा होता है उसे प्रोटेक्टिव कस्टडी भेजते हैं, क्योंकि बच्चे को कभी भी पीसी या जेसी में नहीं भेजा जाता है, और शॉर्टकट में क्या बोलते हैं पीसी और जेसी। ठीक है, देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 14 कहता है आपके कस्टडी एंड प्रॉपर्टी का डिस्पोजल करना। आपको पकड़ते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को लेते हैं, प्रॉपर्टी का डिस्पोजल याद करो, सीआरपीसी प्रॉपर्टी का डिस्पोजल कहाँ पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 34 में। तो आ गई आपके पास चैप्टर नंबर 34, 451 से 459 के अंदर रहते हैं। फिर आता आपके पास चैप्टर नंबर 15 कहता है कि भैया अब स्पेशल क्राइम्स देख लेते कौन कौन से हैं, विशेष अपराध कौन कौन से जिनके बारे में रिसर्च करना है। यहाँ पे 174 से 185 और स्पेशल क्राइम के बाद आ जाता है हमारे पास क्रिमिनल ट्राइब्स, पॉइनर्स एंड हमारे पास आवारा यानी खानाबदेश, जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, जिनका कोई रहना नहीं है, जो किसी देश से बिलोंग नहीं करते, वो आवारा लोगों के साथ हमें कैसे डीलिंग करना है उसकी बात करता है 186 से 189। तो सारा काम पुलिस का है, बट उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो एज ए पीपी एज ए एपीओ हम जो कोर्ट के सामने अपेयर होते हैं हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। देन आता आपके पास ये जो गश्त है, ये नाकाबंदी है, ये सारा काम पुलिस का होता है। पुलिस गश्त लगाती है, नाकाबंदी कर लो जल्दी, ऐसा बंदा फरार हो गया, भाग गया, उसको पकड़ना है ना। तो चैप्टर 17 कहता है गश्त और नाकाबंदी करना, 190 से 195 तक है। देन चैप्टर नंबर 18 कहते हैं एडिशनल पुलिस को बुलाओ और बाकी के सारे काम से करवाओ। कहाँ से कहाँ तक है, 196 से 214। कहाँ से कहाँ तक है, 196 से 214। ये सारे के सारे पुलिस एक्ट में, ये हमारे पास सीआरपीसी में नहीं। इसलिए कई बार हम सीआरपीसी में देखते हैं कि प्रैक्टिकली कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें सीआरपीसी में नहीं मिलती, तो समझ लीजिए उस स्टेट का जो पुलिस एक्ट है वहां से कुछ चीजें प्रैक्टिकली निकल के आती जो कोर्ट में अप्लाई होती है। देन आता है चैप्टर 19 फरार अपराधी। ये तो हमारे पास भी है फरार अपराधी, कहाँ पर है भाई, 82 से लगाकर 86 सीआरपीसी प्रॉक्लेम ऑफेंडर जैसे कहते हैं, ये एब्सकॉन्डिंग है। एब्सकॉन्डिंग का एक और सेक्शन है हमारे पास 60, जहाँ पे एब्सकॉन्ड हो जाता है तो हम दोबारा उसको अरेस्ट कर सकते हैं। एक और सेक्शन है एब्सकॉन्डिंग का जिसके अंदर आता है कि वारंट जारी करने पर सेक्शन नंबर 73-74 पढ़िएगा आप सीआरपीसी, वहां पे वो भाग जाता है तो उसको रीअरेस्ट करने के लिए वारंट कौन जारी करेगा, सेक्शन 74 में। तो आप ये लिख लीजिए, आपको याद रहेगा ना, आपको 74 सेक्शन पढ़ना है, ठीक है। 82 से लगाकर 86 पढ़ना है, ठीक है। ये सीआरपीसी जो भी बोल रही हूँ सीआरपीसी के है ना। फिर 1920 के तक चलो इनका रजिस्ट्रेशन कर लो, इनकी निगरानी रखो, कौन कहाँ कैसे आ रहा है पता करना पड़ता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है।
223 से 276 और देन आता है आदेशिकाओं का निष्पादन कर देते हैं। 21 के अंदर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जब हम आपको भेजते हैं बिल बोर्ड पे छोड़ते हैं तो हम आपको वापस बुलाते हैं, फोन करके तो नहीं बुलाएंगे, तो समन या वारंट इसको बोलते हैं प्रोसेस जारी करना। उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना, समन कौन लेके जाएगा, वारंट कौन लेके जाएगा, प्रोक्लेम ऑफ इंडिया कब डिक्लेयर करना है, इन सबको बोलते हैं प्रोसेस। कहाँ से कहा था 277 से 289 ये प्रोसेस है हमारे पास चैप्टर 6 और चैप्टर 7 ऑफ सीआरपीसी में दे रखा है। देन आता है आपके पास 23 कहता है रिकॉर्ड्स, और जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो आप पेश करें, और जो भी डॉक्यूमेंट है वो कॉन्फिडेंशियल होंगे। हर डॉक्यूमेंट हर जगह डिस्प्लेस नहीं किए जाएंगे जब तक कि कोर्ट थिंग्स फिट के देना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में है तो देना चाहिए, नहीं तो कोर्ट मना कर सकती है। तो ये था चैप्टर नंबर 22 आपका, कहता है रिकॉर्ड्स एंड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स 283 से 300। और देन आता है अकाउंट्स, पुलिस थाना में अकाउंट्स है। तो अभी देखो ये जो चैप्टर आपका 23 पुलिस थाना के अकाउंट्स, इससे हमारे लिए ज़्यादा कोई काम का नहीं होता। जब एपीओ के एग्जाम हम दे रहे हैं तो ऐसी चीज़ें स्किप भी करनी पड़ेगी, एक रीडिंग करनी है, लेकिन जब याद करने की नंबर आएगा तो कुछ चीज़ आपको स्किप करनी, पूरा याद करोगे तो सीआरपीसी 484, आईपीसी 511, इंडियन एविडेंस एक्ट 167, जीके, हिंदी कितना पढ़ोगे भाई, कुछ तो लिमिट होता होगा ना। देन आता आपके पास 24 कहता है इंडियन स्टेट क्या क्या है। इंडियन स्टेट की हम बात करते हैं तो ये इंडियन स्टेट यहाँ भी दिखता है, सीपीसी में भी प्रोविजंस होते हैं। 309 से 321 इंडियन स्टेट में आने के बाद हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे देखेंगे बर्थ और डेथ के जो भी हमारे क्या क्या रेशियो चल रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ 322 से 327। जनरल रीडिंग करनी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे काम का नहीं है। 26 में मैन का क्वेश्चन भी आपके पास आया हुआ है और ये आता रहता है, प्री प्लस मैन दोनों में आता है। डायरेक्शन फॉर द गाइडेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर इन टाइम ऑफ फेमिन, अकाल के समय पुलिस अधिकारी के मार्गदर्शन के लिए निर्देश दिया जाएगा, उनको कैसे कैसे वहां पे काम करना है, ये आपके मेन एग्जाम के क्वेश्चन में आ चुका है। देन 27 कहता है ड्यूटीज अंडर स्पेशल एक्ट्स एंड रूल्स, ये तो सभी जगह आपको देखने को मिलता है, क्या क्या स्पेशल रूल्स होंगे, क्या क्या ड्यूटीज होंगी आपकी जो आपको फॉलो करनी है, जो बात करता है 389 से 369। और हर कानून के अंदर अपना मिसलेनियस आता है, यहाँ पर भी है, कहता है मिसलेनियस 28, 370 से 395, यहाँ पे आपके मिसलेनियस आ जाता है, मिसलेनियस करते हुए खत्म। यानी आपने देखा जो आपका पार्ट नंबर 2 है उसका अपने आप का एक मिसलेनियस है ना, पार्ट नंबर 2 ने अपने आप को इस तरह से डिफाइन किया, उसका खुद के भी पास भी मिसलेनियस दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 2 खत्म होता है, जो चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट हुआ और 28 पे खत्म हुआ, जो 397 से स्टार्ट हुआ 395 पे खत्म हुआ। तो पहला पार्ट में चैप्टर 1 से 9 था, दूसरे पार्ट में चैप्टर 10 से 28 था। नाउ चलते हैं तीसरे चैप्टर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या हमारे पास अपॉइंटमेंट करेंगे, हम किन किन की करनी है, 396 से 427 बताता है। फिर आपके प्रमोशंस करेंगे, प्रमोशन में रिजर्वेशन कहाँ पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 में। 428 से 463 बी तक करेंगे और देन आता है आपको रिवॉर्ड्स देंगे, रिवॉर्ड्स अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड्स भी मिलेगा आपको 464 से 476। और देन आता है कि अगर आपने अपनी ड्यूटी का डिसओबे किया, आपने अपनी ड्यूटी को प्रॉपर में फॉलो नहीं किया, तो इसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, आपको पनिश भी कर सकते हैं और आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन भी चलाया जा सकता है 477 से 507A तक। तो चैप्टर 32 बड़ा काम का है, इसको ध्यान रखते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर 33 का वही अपील वही डिवीजन 508 से 519, ये तो हमेशा आपको मिलता है 519A। अपील डिवीजन के प्रोविजन सीपीसी सीआरपीसी हर जगह होते हैं। इवन आप अगर यूपी जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हो तो आपके लैंड रेवेन्यू एक्ट है, वहाँ पर भी लैंड रेवेन्यू कोड है, वहाँ पर भी आपका दिया हुआ है। देन आता आपके 34 ट्रांसफर करेंगे, हमारे को ज़्यादा काम करनी होती है इनके ट्रांसफर से, बट हाँ जब ट्रांसफर करते जो प्रोसीडिंग उनके हाथ में थी उनका क्या इफेक्ट होगा वो हम जरूर देखेंगे। देन आता 35 कहता है कि चलिए अब करते हैं, हम आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग किन किन को मिलेगी, तो कहते हैं ट्रेनिंग फॉर गजेटेड ऑफिसर, इंस्पेक्टर, रिजर्व सब इंस्पेक्टर एटसेट्रा 527 से 533। तो पहले बड़े अधिकारियों को ट्रेनिंग आती है, फिर सेकंड आती है ट्रेनिंग फॉर सब इंस्पेक्टर्स 534 से 538। और देन आता कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो आते हैं 539 से 554। और मैं पहले जेंडर इशूज़ को लेके काम करती थी, तो मैं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जाती थी जेंडर इशूज़ को लेके, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में, पीसीपीडीटी एक्ट के बारे में। तो मैंने दे रखी कई सारी ट्रेनिंग के बाद पढ़ाने भी जाती थी, ट्रेनिंग वर्कशॉप में भी जाती थी। फिर मैंने वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन किया, तो कहीं ना कहीं अचीवमेंट थे वो लाइफ के, हाँ हमने ये भी कर रखा है। और हाँ ये लोग बहुत हेल्प भी करते हैं, जब एक बार को ट्रेनिंग देने जाती है उनके लिए हम एज ए टीचर हैं, कहीं मुलाकात हो जाती है तो हमें अप्रिशिएट भी करते हैं, नमस्ते भी करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जो अच्छी लगती है, जैसे अभी मैं आपको एक टूर पे पढ़ा रही हूँ कि अचानक समय मिलना होता है, रोज मिला में जा रही है, तो लाइफ में आपको भी कुछ ऐसा करते रहना चाहिए कि हाँ लोग आपको जाने
और भैया सबसे पहले अपना सरकारी नौकरी भी करना चाहिए। कोरोना जैसे दिन कब कहाँ आ जाए हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है। तो अगर आपको डेडिकेशन है कि मुझे सिर्फ एपीओ बनना है, इस साल हर हालत में एपीओ निकालना है, तो उस एपीओ को निकालने के लिए छोटा सा आपको पुलिस एक्ट भी है इसके साथ। पुलिस एक्ट जो है 1861 है, उसका भी मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी। और इसके सब्जेक्ट के लिए भी हम लोग एक स्पेशल क्लास करेंगे। यहाँ पे सिर्फ जस्ट एक इसका ओवरव्यू था, क्या है, कैसे पढ़ना है, सीआरपीसी के साथ कैसे कोरिलेट करना बताया था। लेकिन इसकी एक पर्टिकुलर क्लास भी चलेगी जो 10 डेज तक चलेगी, जिसकी फीस होगी ओनली 6000 रुपीज़, जिसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे, कंप्लीट एक एक चीज़ पढ़ेंगे। जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ेंगे, और जो लेस देन इंपॉर्टेंट उनकी जनरल एक रीडिंग करेंगे ताकि वो हमारे पास होनी चाहिए। उसका जो क्लास का टाइमिंग होगा, वो क्लास किस दिन से स्टार्ट होगी, उसके ऊपर एक जल्दी है आपके पास एक पैम्पलेट आ जाएगा जो मेरे स्टेटस पे आप लोगों को दिखता है। मैं यूट्यूब पे भी उसको डालूंगी, वो देख सकते हैं। इसके लिए आप सेल्फ स्टडी करते हैं और आप साथ में प्रैक्टिस भी करते हैं। तो मैं आप सबसे कहूँगी कि समय आपके पास कम है, आप अपना प्रैक्टिस को अगर आधा कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर पूरा ड्रॉप कर सकते हो तो उससे गुड है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ही होती है। एपीओ बनने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। आप एडी क्या बोलते हैं, जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं। जुडिशरी में सिलेक्शन के बाद आप हायर जुडिशरी दे सकते हैं। देखो हमारे पास दो वे हैं, हम एडवोकेट हैं, हम वकालत करके भी हम अपने जीवन के मंजिलों को अचीव कर सकते हैं, और हम नौकरी करके एपीओ बन के जुडिशरी में सेलेक्ट होके, हायर जुडिशरी में सेलेक्ट होके तब भी जा सकते हैं। अगर दोनों ही वे में हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या दोनों ही वे में हम खाली नहीं बैठेंगे। हमने जो सीखा, हमने जो पढ़ा, हम वो काम करके रहेंगे। अगर सपना देखा है अपने सरकारी नौकरी का, तो पहली प्रैक्टिस को दीजिए। आपको लगता नहीं मुझे विरासत में वकालत मिली और मेरी वकालत अब बहुत अच्छी चल रही है, तो फिर अपनी उस वकालत को और मजबूत बनाइए, उसमें और नई नई चीज़ें देखिए, नई नई क्या आ रहे हैं, ताकि वो आर्ग्यूमेंट्स आप काम ले सकते हैं, उसको भी आप देखिए और कर सकते हैं। तो एक छोटा सा आपके पास एक्ट है, क्योंकि इसलिए छोटा सा कह रही हूँ क्योंकि अपन 37 चैप्टर सीआरपीसी में पढ़ चुके हैं, तो वही है। और इसको जब आप खोलेंगे बेटा, आप देखना किसी में कुछ होंगे पॉइंट्स, बाकी तो नॉर्मल है। मतलब पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ है, तो ऐसा भी नहीं है। सीआरपीसी में तो सबसेक्शन है, तो इसमें सबसेक्शन वाला कोई झिकझिक नहीं, सब पैरा वाला कोई झिकझिक नहीं है। ये नॉर्मल है, आप अच्छे से इसकी रीडिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, आपको नॉवल की तरह रीडिंग करना हो जाएगा। और आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज़्यादा फीस भी नहीं है, सेक्ट ओनली 6000 रुपीज़ फीस है, जिसमें सिर्फ पुलिस रेगुलेशन एक्ट है, पुलिस एक्ट नहीं, वो छोटा सा है। हाँ, उसकी अलग से फीस देनी है, और उसका भी ओवरव्यू मैं आपको यूट्यूब पे जरूर दूंगी। तो बस आप लोग तैयारी कीजिए और एक बैलेंस स्टडी कीजिए। 3 बार पागलों की तरह नहीं पढ़ना। मैंने सुबह पढ़ लिया, थोड़ा दोपहर में मैं घूम लिया, जिम चला गया, वॉक कर लिया, बातें कर ली, नींद ले ली अपनी, वापस उठा, शाम को फिर पढ़ लिया। अगर मुझे कोर्ट जाना है तो मैं अपना फिक्स टाइम कर लेता हूँ। मैं ना क्या बोलते हैं, कोर्ट जाऊँगा तो मैं सिर्फ लंच टाइम तक जाऊँगा, उसके बाद नहीं। मैं किसी ऑफिस को ज्वाइन करता हूँ, उनको कहूँगा सर मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, तो मैं लंच क्योंकि मेन काम तो आपके लंच से पहले होता है। लंच के बाद आपको डेट्स लेनी होती हैं, या आप अपना सीनियर्स को सपोर्ट करना चाहते हो तो लंच के बाद चले जाओ, उनकी डेट वेट जो भी लेनी है उनमें उनकी हेल्प कर दो। तो एक आपको दायरा कवर करना पड़ेगा। पूरा दिन वहाँ जाके इतना टायर्ड हो जाओगे कि बाद में आप पढ़ नहीं सकते। ये चीज़ है, हमें लगता है हम दोनों साथ कर लेंगे, बहुत रेयर होते हैं। 100 में से एक बच्चा होता है जो कर पाता, वो भी उसकी डेस्टिनी, उसके सितारे चमके हुए होते तब। बाकी ये कहना आसान है, होता नहीं है कहना। ठीक है, चलो आज के लिए धन्यवाद।